हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, कुशल मंगल। आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को लेकर, और जहां बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इस हफ्ते। आज हमारे पास है स्पाइसजेट से रिलेटेड न्यूज़, एंड फिर हमारे पास है आकाश एयरलाइन से रिलेटेड न्यूज़। फिर आपने अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले सुना होगा, स्विट्जरलैंड का ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो वापस ले लिया है। तो उसके पीछे का भी कारण देखेंगे। और इसके अलावा अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल से रिलेटेड भी हमारे पास न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके न्यूज़ को देखना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आते हैं स्पाइस जेट की न्यूज़ पर। स्पाइस जेट जिसके ऊपर हर 5 या 7 साल के बाद एक सर्कल घूमता रहता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आते रहते हैं हमेशा, कहीं ना कहीं कंपनी के पास हर 5-7 साल के बाद इसके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आते हैं। वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू अभी भी चल रहे थे जब कंपनी अपने क्रेडिटर का पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रही थी, और इनफैक्ट कंपनी प्रोविडेंट फंड भी जमा नहीं करा पा रही थी अपने एम्प्लॉयज का। बट रिसेंटली कंपनी ने 3,000 करोड़ का QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, लॉन्च किया, जहां पर उसे इन्वेस्टर्स मिल गए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से पैसा आने के बाद कंपनी ने अब थोड़ा सुधार कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें से उसने अपने क्रेडिटर्स को भी पे ऑफ करना शुरू किया है, जिसमें से इंजन सप्लायर थे कंपनी के, लेसर थे, प्लेन्स के लेसर थे, और प्रोविडेंट फंड का भी पैसा उतारना शुरू कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ हर 5 साल का जो सर्कल आता है जिसमें कंपनी डूबने लगती है, ऐसा लगता है ये डूब गई गई गई, अचानक कंपनी फिर बाहर निकल आती है। किस्मत अच्छी कह दो या बुरी कह दो, पता नहीं क्या कहूँगा मैं इसे। हमेशा इनके साथ 5-7 साल बाद ये कहानी बनती है। तो फिलहाल कंपनी फिर वापस आ रही है, और हैरानी की बात है कि इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं हर बारी ने। खैर चलो जी, अच्छी बात है। अगली हमारे पास न्यूज अगेन ऐसे ही है, अनिल अंबानी ग्रुप को लेकर। अनिल अंबानी लग रहा है अच्छे दिन लौटने वाले हैं, और ऑल थैंक्स टू हिज सन। इनका जो बेटा है, जो कि जिसने कि टेक ओवर किया है अभी रिसेंटली अपने बिजनेस को। अच्छा, मैं आपसे चाहूंगा इनके बेटे का नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, देखें आपकी भी नॉलेज कितनी है। तो इनके बेटे का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कौन है अनिल अंबानी का बेटा, जिन्होंने रिसेंटली अभी टेक ओवर किया बिजनेस को, और रिवाइवल पे अब कंपनियां आ रही हैं, चाहे वो रिलायंस पावर हो या रिलायंस कैपिटल हो। रिलायंस कैपिटल, फिलहाल रिलायंस कैपिटल को टेक ओवर किया है हिंदुजा ग्रुप ने। हिंदुजा ग्रुप की जो कंपनी थी जिसने टेक ओवर किया था, एंड ये कंपनी थी IIHL के नाम से, शायद कंपनी थी IIHL के नाम से, मॉरिशस बेस्ड कंपनी थी हिंदुजा ग्रुप की। इसके ऊपर ना रोक लग गई थी। अब ऐसा क्यों? देखो, जब भी कोई कंपनी डूब रही होती है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर केस जाता है। वहां पे एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आता है जो कहता है कि मैं कंपनी को टेक ओवर करने को तैयार हूं। अब दिक्कत ये थी कि ये जो कंपनी टेक ओवर करने वाली थी, मॉरिशस बेस्ड हिंदुजा ग्रुप की कंपनी, इसमें ना चाइनीज एंड हांगकांग का पैसा लगा हुआ था। अब चाइना और हांगकांग का पैसा लगा होने के कारण, क्योंकि हमने मना किया हुआ कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में टेक ओवर नहीं करने देंगे कुछ सेक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर ये NBFC में आती हैं। तो फिर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केस गया, मिनिस्ट्री के पास केस गया। मिनिस्ट्री ने थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया कि कोई दिक्कत नहीं, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी हम अलाउ करते हैं। तो रिलायंस कैपिटल ने अपने ट्विटर पे ये खबर लॉन्च की है कि उन्होंने कहा है कि मेजर इन्वेस्टमेंट डील जो है हमारी डन हो गई है, जहां पे अब इनके शेयर्स को कौन टेक ओवर कर लेगा? हिंदुजा ग्रुप टेक ओवर कर लेंगे। चलिए, तो अच्छी न्यूज़ है रिलायंस कैपिटल को लेकर भी। और अब ये डिटेल अभी इन्वेस्टमेंट की अभी पता लगनी बाकी है कि उसमें पता लगेगा कि आखिर शेयर होल्डर को क्या क्या मिलना है। मुझे नहीं लगता शेयर होल्डर को कोड़ियों के अलावा कुछ मिलेगा, बट फायदा केवल होगा बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिन्होंने रिलायंस ग्रुप को पैसा दिया था, उनको थोड़ा अमाउंट जरूर मिल रहा होगा। डेफिनेटली शेयर होल्डर को इन चीजों में कुछ नहीं मिलता जब भी कंपनियों का, डूबी हुई कंपनियों का टेक ओवर होता है। ये इतिहास गवाह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का। चलिए जी, फिलहाल अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है हमारे पास, अच्छा अच्छी न्यूज है एक JSW स्टील को लेकर, जिंदल स्टील। बहुत अच्छी न्यूज है। आपको शायद शेयर्स के ऊपर भी इसका इंपैक्ट अब मंडे एंड ऑनवर्ड्स देखना शुरू हो जाना चाहिए जिंदल ग्रुप के कुछ स्टॉक्स पर। न्यूज क्या है कि भूषण स्टील एंड पावर, भूषण पावर एंड स्टील, इस कंपनी को टेक ओवर किया था JSW स्टील ने। अब भूषण पावर एंड स्टील की ना लगभग 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जब्त कर रखी थी। मनी लॉन्ड्रिंग गवर्न होता है भारत में एक कानून के द्वारा जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA कहा जाता है। अब इस PMLA के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर
कोई प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर दी तो कोई भी और एक्ट छुड़ा नहीं सकता उस प्रॉपर्टी को, चाहे जो मर्जी हो, पीएमएलए जीतेगा। अच्छा, फिर 2016 में आया आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जो कंपनियां डूब रही थी उनको लेने के लिए जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आते थे, वो जब कंपनी को टेक ओवर करते थे तो भाई उनको परेशानी आती थी कि अब हम कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कब्जा है, कंपनी डूबेगी तो पक्की बात है भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं रीजन रहे होंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीच में आ गया होगा। तो भाई लगभग हर केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ था, तो इसलिए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मिल ही नहीं रहे थे, कंपनियों को टेक ओवर करने वाले लोग मिल ही नहीं रहे थे। तो कंसिक्वेंटली गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर एक सेक्शन डाला, सेक्शन 31 कैपिटल ए। सीए फाइनल वाले बड़े ध्यान से सुनेंगे, सिमिलरली सीएमए फाइनल वाले भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। सेक्शन 31 कैपिटल ए में कहा गया कि अगर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट किसी कंपनी को, डूबी हुई कंपनी को टेक ओवर करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उस पर कोई भी कब्जा अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का होगा तो वो कब्जा खत्म हो जाएगा। वाओ, तो ये बहुत बड़ी डील एक तरीके से गवर्नमेंट ने गिफ्ट दिया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को, और इसी का ही रिजल्ट था कि जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसने कि भूषण पावर एंड स्टील को टेक ओवर किया, 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना कब्जा छोड़ दिया है और जेएसडब्ल्यू स्टील को वो मिलने वाली है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगली न्यूज है हमारे पास आकाशा एयर को लेकर। झुनझुनवाला साहब, राकेश झुनझुनवाला साहब का ये आखिरी वेंचर था आकाशा एयर। उनके जाने के बाद अब ये देखकर अच्छी एक खुशखबरी सी होती है कि इंडियन कंपनी जिनके बारे में कहा जाता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, आज की डेट में वो ऑटो मोड पे आ चुकी हैं। जैसे टाटा ग्रुप देख लीजिए, रतन टाटा जी के जाने के बाद भी टाटा ग्रुप की कंपनियां सही ठीक ठाक चल रही हैं। ये इसे कहते हैं ऑटो ग्रुप पे, यानी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट का आ जाना। सिमिलरली आकाशा एयर, अब आकाशा एयर लगातार झुनझुनवाला जी के जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, बट फिलहाल कंपनी ऑटो मोड पे है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट में है। उसी का नतीजा है रिसेंटली अब दो बड़े बड़े नाम, अजीम प्रेमजी एंड रंजन पाई। अजीम प्रेमजी तो आपने सुना होगा, विप्रो से रिलेटेड है। रंजन पाई पक्की बात है ना सुना हो, शायद नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि मणिपाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है ना भारत में, मणिपाल यूनिवर्सिटीज वगैरह, ये मणिपाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है इसके मालिक है, बहुत बिलियनियर व्यक्ति हैं इंडिया के। तो इन दोनों ने मिलकर एक स्टेक एक्वायर कर ली है आकाशा एयर के अंदर। तो यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट वगैरह ठीक ठाक चल रहा है, तभी इन दोनों की स्टेक के रूप में वहां पर एंट्री हुई है। तो फिलहाल आकाशा एयर के अंदर विप्रो के अजीम प्रेमजी एंड रंजन पाई, मणिपाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हेड, इनकी एक माइनर स्टेक यहां पर आ गई है आकाशा एयर। ओके, इसका मतलब कंपनी सबको ठीक ठाक चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पे आ जाता हूँ। डिश टीवी, एक जमाने में बड़ा प्यारा शेयर चला करता था ये डिश टीवी का। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, कहीं ना कहीं कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चक्करों में फंसती गई। पिछले 3 साल से ना कंपनी एक जगह स्टक हो गई है। वो किस लिए? प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में होने वाले झगड़े को लेकर। प्रमोटर्स के पास अप्रोक्सीमेटली 4 या 5% के शेयर्स हैं, बाकी 95% करीब शेयर्स जो हैं वो पब्लिक के पास हैं। जैसे जी का है वैसे बिल्कुल जी की समझ लो कंपनी है, वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब दोनों कंपनियां एक तरीके की हैं। अब हुआ क्या, पिछले 3 साल में कंपनी ने 25 डायरेक्टर प्रपोज किए हैं, क्योंकि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी शेयर अपने किसी डायरेक्टर को रिकमेंड करते हैं, जो जनरल मीटिंग का जो रेजोल्यूशन होता है उसमें उसे गिरा दिया जाता है। कंपनी के 25 डायरेक्टर्स विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years हैव बीन डिक्लाइंड बाय द शेयर होल्डर। बाप रे, इतनी बड़ी संख्या। यस, शेयर होल्डर भाई किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर ही नहीं रहे, होने ही नहीं दे रहे। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अप्रूव ही नहीं होने दिया जा रहा, शेयर होल्डर अप्रूव ही नहीं होने दे रहे। उन्हें कंसर्न है, दिक्कत है प्रमोटर से जो कि मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स का यह कहना है कि प्रमोटर्स मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरे का पूरा चेंज कर लिया जाए, क्योंकि 2 डायरेक्टर हैं कंपनी में, तीसरा डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, शेयर होल्डर गिरा देते हैं।
शेयर होल्डर चाहते हैं कि पूरा बोर्ड नए तरीके से बनाया जाए, उसके लिए चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाए। अब कंपनी के प्रमोटर्स कोई ना कोई ड्रामा करके ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाने ही नहीं दे रहे। हालांकि कंपनी लॉ में एक प्रावधान है कि 10% या 10% से ऊपर की एलिजिबिलिटी वाले शेयर होल्डर चाहें तो ये बुला सकते हैं, बट कंपनी के शेयर होल्डर 10% वाले जो हैं वो प्रमोटर्स के कहीं जान पहचान वाले हैं, और मिलकर 10% एकजुटता वो बनी नहीं रही, यूनिटी जो है वो बनी नहीं पा रही, जिसके कारण ये सारा ड्रामा चलता जा रहा है। और कंपनी मिसमैनेजमेंट के चक्कर में डिश टीवी बिल्कुल बर्बाद है। आज की डेट में 3 साल हो गए, डायरेक्टर पे डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन अप्रूव नहीं हो रही कंपनी की, जबकि कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाता है भाई, जो भी फाइनल इंटर के भी बच्चे हो लॉ के, ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऐसा बिजनेस जिसे हर साल मेंबर के सामने जाना होता है एजीएम के अंदर, और वो अप्रूव ही नहीं हो पा रहा पिछले 3 साल से। हालत ये है, तो क्या कह सकता हूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भयंकर फेलियर कंपनी में चल रहा है। अब हम आते हैं आज की अगली खबर को लेकर, जिसका लेना देना है स्विट्जरलैंड से। वाह, बड़ी न्यूज ये चारों तरफ फैली हुई है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग था, जो इंडिया को मिला हुआ था, वो ले लिया गया है, स्विट्जरलैंड ने वापस ले लिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा हुआ क्यों है, रीजन कोई तो होगा ना रीजन। हाँ, रीजन है, चलिए कथा सुनते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में, पीछे की कथा क्या है। कोई बहुत मेजर ऐसा नहीं है कि भारत को धक्का लगाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी घटना है। क्या हुआ देखेगा तो समझिएगा ये कथा हुई क्या। पूरी स्विट्जरलैंड की जो घटना हुई, स्विट्जरलैंड ने क्यों भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन से टैक्स से रिवोक कर दिया गया, क्यों क्या हुआ, समझेगा पूरा। कोई बहुत मेजर घटना नहीं है, नॉर्मल सी घटना है। हुआ क्या समझेगा। ये एक ग्रुप है जहां पर वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज इसकी मेंबर हैं, खासकर यूरोपियन कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट समथिंग इसका नाम है, जहां पर डेवलप्ड इकोनॉमीज इसका पार्ट है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज इसका पार्ट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, भारत का एक एग्रीमेंट हुआ 2 कंट्रीज से, एक कोलंबिया से, एक लिथुआनिया। लिथुआनिया कहां की है, यूरोपियन कंट्री है, और कोलंबिया कहां की है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। भारत का कोलंबिया और लिथुआनिया से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को लेकर, जिसमें लिखा गया था कि अगर इन 2 कंट्रीज के साथ में भारत की कंपनीज का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी टैक्सेशन मुद्दा आता है, तो इन भारत में और इन दोनों कंपनियों में टैक्स लगेगा 5% का। यानी कि अगर ये 2 कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी तो फिर जो डिविडेंड होगा उस पर 5% का टैक्स, सिमिलरली इंडियन कंपनीज के ऊपर भी 5% का टैक्स लगेगा। तो यह 5% का एक टैक्स का स्लैब रेट लगा दिया गया कि 5% टैक्स। लिथुआनिया और कोलंबिया को हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। अब इस एग्रीमेंट के होने के बाद कोलंबिया और लिथुआनिया ने ज्वाइन कर लिया ओईसीडी नाम की ऑर्गेनाइजेशन को। ओईसीडी के क्लॉज में, बायलॉज के अंदर एक टर्म लिखी गई है कि अगर इस ग्रुप में आने वाली किसी भी कंट्री को किसी थर्ड कंट्री से कोई बेनिफिट मिलता है तो वो बेनिफिट इस थर्ड कंट्री को इस ग्रुप की बाकी कंट्रीज को भी देना होगा। समझ गए इस बात को। ओईसीडी का टर्म एंड कंडीशन कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंट्री हमारी मेंबर बनती है और उस कंट्री को कोई और थर्ड कंट्री कोई बेनिफिट दे रही है टैक्सेशन में, तो वो टैक्सेशन का बेनिफिट ओईसीडी की बाकी कंट्रीज को भी देना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड जो है ओईसीडी का मेंबर है। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है नेस्ले, आप जानते होंगे। नेस्ले इंडिया में काम करती है, बहुत बड़ा इंडिया में इसका सेटअप है। नेस्ले ने क्या किया, इस क्लॉज का फायदा उठाते हुए भारत में डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसके ऊपर टैक्स का मार्जिन लगाया। टैक्स कितना दिया, एट द रेट ऑफ 5% का, क्योंकि ओईसीडी के इस क्लॉज का उन्होंने बेनिफिट उठाया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे ऑब्जेक्ट किया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। जब आपके ऊपर टैक्स 10% बनता है तो फिर आपको टैक्स वही देना पड़ेगा और 5% का टैक्स आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन दिया और कहा कि नहीं जी, लगता है ओईसीडी का क्लॉज एप्लीकेबल होता है। 2023 में एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। ओईसीडी के एग्रीमेंट से भारत गवर्न नहीं होता। भारत गवर्न होता है भारत सरकार के नियमों से और कानूनों से। अगर भारत सरकार स्विट्जरलैंड की किसी कंपनी को बेनिफिट देना चाहती है
तो इसके साथ एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ये क्लॉज अलग से डालना पड़ेगा, जो कि आज की डेट में नहीं है। ऑटोमेटिकली ये क्लॉज इफेक्ट में नहीं आएगा। तो इसलिए नेस्ले के ऊपर एक डिमांड निकाल दी हमने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब जब ये डिमांड निकली तो स्विट्जरलैंड का कहना था कि जब तुम हमें बेनिफिट नहीं दे रहे तो हम तुम्हें क्यों बेनिफिट दें। तो इसलिए हम अभी तक तुम्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रहे थे, क्योंकि हम ये सोचते थे कि तुम ओईसीडी का पालन करोगे। क्योंकि तुम ओईसीडी का पालन नहीं कर रहे हो, हमारे लिए उसे नहीं मान रहे हो, तो हम भी तुम्हारे लिए नहीं मानते। तो इसलिए अब भारतीय कंपनियों को भी वहां पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो भारत की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करके बैठी हैं, जब वहां डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी तो 10% का टैक्स देंगी। और जब स्विट्जरलैंड की कंपनियां इंडिया आने लगेंगी तो उन्हें अभी तक ये लगता था कि यार डिविडेंड देने पे 5% देना पड़ेगा, अब उन्हें 10% देना पड़ेगा। तो स्विट्जरलैंड से आने वाली इन्वेस्टमेंट पर और भारत से गई इन्वेस्टमेंट पर, दोनों पे इस टैक्स का प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल भारत सरकार का यह कहना है कि वो इस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करने के बाद वो इस पे कुछ डिसीजंस जल्दी ही लेने वाले हैं। तो आप देखेंगे जल्दी डीटीएए के अंदर एक क्लॉज स्विट्जरलैंड स्पेसिफिक डाल दिया जाएगा और स्विट्जरलैंड भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो हमारा टैग था उसे वापस कर देगा। तो कोई एज सच बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, ये समझ गए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कॉर्पोरेट न्यूज। और आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, वो होमवर्क क्या है कि आपको बताना है कि अनिल अंबानी साहब के सुपुत्र जो आज की डेट में उनका बिजनेस संभाल रहे हैं, कंपनीज का रिवाइवल ला रहे हैं, उनका नाम क्या है। हम ऐसे ही कॉर्पोरेट न्यूज के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यार एक बात सुना करो, तुम चैनल को देख तो लेते हो मगर लाइक नहीं करते यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते। कर लो कर लो कर लो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।